हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टेड टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के एक बेहतरीन टॉपिक हमीरदेव चौहान के बारे में। राजस्थान के रणथंभौर इतिहास का एक गौरवशाली गाथा जो हमीरदेव चौहान के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं हिस्ट्री का एक इंटरेस्टेड टॉपिक, और इतिहास में ये टॉपिक जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान के इतिहास की गौरव गाथा है ये टॉपिक, और वीरों की भूमि जो राजस्थान है उसकी एक अलौकिक छटा को प्रस्तुत करता है। चौहान वंश की शाखा के एक वीर योद्धा की बात करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान आपने नाम सुना होगा, और राजस्थान के रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग पर जो विशेष चौहान वंश के राजा हुए हैं उनका नाम है हमीरदेव चौहान। आज डिस्कस करते हैं हम इनके बारे में। देखिए, हमीरदेव चौहान राज्य शासन रहा था इनका 1282 से 1301 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम था रंगदेवी और इनकी एक पुत्री थी, इसका नाम था पद्मला। अपन देखते हैं वहाँ पर सवाई माधोपुर में सबसे पहले वंश था चौहान वंश, तो बाघभट्ट राजा थे। बाघभट्ट के उत्तराधिकारी थे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद उनके छोटे पुत्र यानी जैत्र सिंह ने अपने छोटे पुत्र को जीवन काल में ही क्या बना दिया, रणथंभौर का उत्तराधिकारी बना दिया, घोषित कर दिया, जिनका नाम था हमीरदेव चौहान। क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। और 1282 ईस्वी में उनका क्या किया गया, राज्यारोहण किया गया, यानी इनको गद्दी पर बैठाया गया, पूरी तरह राज्याभिषेक किया गया। और जैसे राज्याभिषेक हुआ हमीरदेव चौहान का, तो इन्होंने एक नीति अपनाई जिसका नाम था दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी छोटे मोटे सभी आसपास के राज्यों को जीतने की नीति अपनाई, अपने राज्यों को फैलाने की नीति अपनाई, अपने राज्य के विस्तार की नीति अपनाई इन्होंने हमीरदेव चौहान ने, कि अपना राज्य काफ़ी बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, भीमरस के अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूला, यानी भीमरस में जो अर्जुन का राज्य था उनको पराजित कर दिया अर्जुन को, और मांडलगढ़ से कर वसूल किया, आय प्राप्त करी। उसके बाद दक्षिण के परमार शासक भोज को भी उन्होंने क्या किया, पराजित किया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। उसके बाद पराजित करने के बाद ये उत्तर की ओर गए, और उत्तर में जो है चित्तौड़ को जीता। उसके बाद आबू को जीता, वर्धनपुर, पुष्कर और चंपा को जीतते हुए ये पहुँच गए रणथंभौर। कहाँ पहुँच गए? पुनः रणथंभौर अपनी जगह पर पहुंच गए। तो इस तरह इन्होंने क्या है, विजय स्तंभ हासिल किया, यानी जीत हासिल करते हुए अपने राज्य को बढ़ाते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। जैसे रणथंभौर पहुंचे इन्होंने एक यज्ञ आयोजित करवाया जिसका नाम था कोटियजन यज्ञ। क्या करवाया था? कोटियजन यज्ञ करवाया था हमीरदेव चौहान ने। कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 16 युद्ध ये जीते हुए हैं। कौन? हमीरदेव चौहान, है ना। 16 युद्ध जो है ये जीत चुके थे हमीरदेव चौहान अपने जीवन में। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमीरदेव चौहान की, काफ़ी शौर्य पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। राजस्थान में तो काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है हमीरदेव चौहान का। देखते हैं, आगे बात करते हैं। इनकी दिग्विजय नीति से जो है दिल्ली में जो शासक था जलालुद्दीन खिलजी, वो खुश नहीं था, यानी कि वो उसको परेशान हो रहा था कि यार ये चौहान वंश का ये राजा जो है इतनी बड़ी नीति अपनाता चल रहा है ना, छोटे मोटे सभी राज्यों की ओर जीतता जा रहा है, तो ये कहीं अपनी ओर नहीं आ जाए, है ना। तो ये जलता था, यानी कि इसको डर था। इसने क्या किया, इसको रोकने के लिए, हमीरदेव चौहान को दिग्विजय की नीति से रोकने के लिए, यानी अपने राज्य के विस्तार से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। और ये है राजस्थान का मैप, देखिए यहाँ पे जगह पड़ती है सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर दुर्ग है ना, जिसपे किसका अधिकार है? हमीरदेव चौहान का। यहाँ पे हमीरदेव चौहान राजा है। इस समय दिल्ली का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी से देखा नहीं गया, है ना, हमीरदेव चौहान की नीति को और दिग्विजय की नीति को देखा नहीं गया, और इसने आक्रमण किया। किस पर? रणथंभौर के दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग से पहले पड़ती है झाइन दुर्ग, यानी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग। कुंजी का मतलब ये मान लीजिए, जैसे मान लो ये दुर्ग है, तो दुर्ग से पहले एक छोटा दुर्ग और बना दिया जाता है सुरक्षा के लिए, ताकि मेन दुर्ग की सुरक्षा हो सके। तो यहाँ पे सेना रखी जाती है, जो भी आक्रमण करेगी सेना यहाँ से जो भी सेना आक्रमण करती है, तो सबसे पहले उसको उस कुंजी को जीतना होता है, तब जाके वो मेन दुर्ग पर पहुँच सकती है। तो यहाँ पे झाइन दुर्ग जो था, ये झाइन दुर्ग जो था ये वाला, ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। झाइन दुर्ग पर उस समय सेनापति था गुरदास सैनी, यानी हमीरदेव ने सेनापति किसको लगा रखा था? गुरदास सैनी को। तो यहाँ पर युद्ध हुआ सेना के मध्य, जलालुद्दीन की सेना थी और हमीरदेव
देव की सेना के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो यहाँ पे जलालुद्दीन की सेना टिक नहीं पाई, यानी पराजित होने लगी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर सका, और वापस लौटते हुए हम जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस दुर्ग के लिए कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता। यानी कहते हैं ना, लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, तो वो कंडीशन जलालुद्दीन ने यहाँ पे व्यक्त करी है। अगर जीत नहीं पाया तो क्या कहा कि ऐसे दुर्गों को तो मैं महत्व नहीं देता। जाते जाते इस तरह कमेंट करके गया था कौन, जलालुद्दीन खिलजी। किसके लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए। ये युद्ध हुआ था 1291 में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ समय बाद जो है जलालुद्दीन के दामाद है ना, भतीजा भी है ना, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक दिल्ली पे कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की भी यही नीति होती है, वो भी चाहता है कि ये हमीरदेव चौहान को रोका जाए, इसके साम्राज्य को हासिल किया जाए। काफ़ी क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन खिलजी से भी काफ़ी क्रूर था, निर्दयी था एक तरह से, और काफ़ी शौर्यवीर से योद्धा के रूप में जाना जाता था। यानी मुग़ल शासकों में जो है काफ़ी क्रूर शासक माना जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की एक बार सेना गई हुई थी यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की एक बार सेना गई थी गुजरात में स्वर्ण मंदिर को लूटने के लिए। गुजरात में स्वर्ण मंदिर को लूटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। और सेनापति थे उल्लुग खां और नुसरत खां, दोनों सेनापति थे। उनके साथ मोहम्मद शाह को भी भेजा गया था, मोहम्मद शाह भी था, केबरू काबरू भी थे, है ना। अब यहाँ पे ये सेना क्या कर रही है, लूट करके जा रही थी। तो लूट के जैसे ही वापस जा रही थी तो यहाँ पे क्या इनमें आपस में झगड़ा हो गया, यानी कि धन के बंटवारे को लेकर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। मोहम्मद शाह जो है 1/5 भाग लेना चाह रहा था, जो धन लूटा था इन सभी ने मिलकर के। उल्लुग खां नुसरत खां मना कर रही थी, भाई ऐसा मत करे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपन को विश्वास के साथ भेजा है तो अपन को वहाँ वैसे के वैसे धन ले जाना पड़ेगा, नहीं नाराज़ हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन मोहम्मद शाह नहीं माना, वो 1/5 भाग लेने की जिद में जो है धन को लूट करके, है ना, और किसकी शरण में पहुंच गया, वो शरण में पहुंच गया हमीरदेव चौहान की में। किसकी शरण में पहुंच गया, हमीरदेव चौहान की शरण में पहुंच गया। अब अलाउद्दीन उससे नाराज़ हो गया। ये कहा गया है हमीर महाकाव्य में, यानी हमीर के नाम से जो है 3 ग्रंथ लिखे गए हैं हमीर के बारे में। हमीर हट लिखा है चंद्रशेखर ने, हमीर रासो लिखा है जोधराज ने, और हमीर महाकाव्य लिखा है नैनचंद्र सूरी ने। तो महाकाव्य यानी हमीर महाकाव्य के अनुसार कहा गया नैनचंद्र सूरी द्वारा कि यहाँ पे जो है मोहम्मद शाह, यानी धन जो लूटा गया धन था उस को लेकर के लूट करके किसकी शरण में पहुंच जाता है, हमीरदेव चौहान की शरण में पहुंच जाता है हमीर महाकाव्य के अनुसार। ये कारण बताया जाता है, ठीक है। एक और कारण बताया जाता है हमीर हट के अनुसार है। आपको दिमाग पर लोड नहीं लेना ना, वैसे ही सुनना है, याद नहीं करना आपको, वैसे ही कहानी के रूप में याद रखना है, ठीक है। हमीर हट के अनुसार क्या बताया जाता है कि अलाउद्दीन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। अलाउद्दीन की पत्नी कौन थी, चिमना। और यहाँ थे मोहम्मद शाह। अब बीच में कौन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी। अब बीच में आओ चाहे साइड में देख करके क्या कर दिया, इशारा कर दिया, यानी कि मोहम्मद शाह और चिमना के बीच क्या हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया, है ना। क्या हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया, दोनों में प्यार हो गया। अब इसकी सूचना लगी किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही पता लगा तो उसने कहा ये क्या करा तूने मोहम्मद शाह, मेरी चिमनी से आ गए, है ना, मेरी चिमनी के साथ ऐसा क्यों करा तूने, तेरे को क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, है ना, बेगम चाहिए, महल चाहिए, मेरे को बता देता, अपनी इतनी सारी बेगम है, एक बेगम दे देता तेरे को, तूने ऐसे क्यों किया मेरी चिमनी के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलाउद्दीन जो है नाराज़ हो गया मोहम्मद शाह से। और मोहम्मद शाह भी क्या था, सच्चा आशिक था। मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पे नहीं मरने वाला। तो इस तरह कह करके मोहम्मद शाह क्या करा, उसको सुना करके चला गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अपन चिमना का दीवाने और चिमना के दीवाने ही रहेंगे, इस तरह मोहम्मद शाह ने बोला। और अलाउद्दीन और ज़्यादा नाराज़ हो गया उससे, किससे, मोहम्मद शाह से। और अलाउद्दीन ने क्या किया, उसको मारने के लिए सेना भेज दी। और उसके बाद सेना जैसी भेजी तो मोहम्मद शाह भाग करके किसकी शरण में आ गया, हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया। अब देखिए अलाउद्दीन ने हमीरदेव चौहान से कहा कि भाई मेरा जो व्यक्ति है यानी मोहम्मद शाह है, ये मेरे को वापस दे दो, मोहम्मद शाह मुझे वापस दे दो। लेकिन हमीरदेव मना करने वाला था, क्योंकि चौहान वंश का शासक था। चौहान अपने हट से
दूर नहीं होती है ना, हट के पक्के होते हैं, यानी ये अपनी शरण में आए शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे जान देनी पड़ जाए। तो हमीर देव ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया, भाई मैं अपने शरणागत की रक्षा करूँगा, मैं ऐसे सौंप नहीं सकता आपको, है ना। तो हमीर देव को सौंपने से मना कर दिया। उसके बाद हमीर देव जैसे ही मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। तो यहाँ से सेना भेजी इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी, और सेना आकर के रुक गई यहाँ पर बनास नदी के किनारे। ये बनास नदी है यहाँ पे, इसके किनारे सेना आकर के रुक गई। यहाँ पे सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां, सेनापति थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें सेना भेजी थी सेनापति के रूप में। अब हमीरदेव चौहान को पता लगा, हमीरदेव चौहान ने भी क्या किया, यहाँ से सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, भीम सिंह और धर्म सिंह, दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, दोनों को जो है भेजा सेना के साथ युद्ध के लिए। यहाँ पे युद्ध हुआ मुगल सेना और भीम सिंह धर्म सिंह के बीच में, और भीम सिंह धर्म सिंह युद्ध जीत करके लड़ करके आ ही रहे थे वापस। तभी भीम सिंह पीछे था, धर्म सिंह आगे आगे चल रहा था। तो यहाँ क्या किया, मुगलों की एक टुकड़ी ने यानी सेना ने क्या कर दिया, भीम सिंह पर पीछे से आक्रमण कर दिया। जैसे आक्रमण किया तो भीम सिंह यहाँ पे मारा गया, उसके बाद धर्म सिंह पहुंचा अमीर के पास, पहुंचा तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आक्रमण हुआ था पीछे, तो भीम सिंह वहाँ पे मारा गया। तो अमीर इससे नाराज़ हो गया, किससे, धर्म सिंह से। कहते को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाग के नहीं आना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, लड़ना चाहिए मुगलों की सेना से। तो यहाँ पे हमीरदेव चौहान धर्म सिंह से क्या हो गया, नाराज़ हो गया। तो धर्म सिंह को क्या किया, सेनापति पद से हटा दिया, और एक व्यक्ति था भोज नाम का, है ना, उसको पद पर लगा दिया, यानी सेनापति नियुक्त कर दिया, किसकी जगह, धर्म सिंह की जगह, है ना। भोज से व्यवस्था नहीं बैठी तो बार बार आक्रमण हो रहे थे, है ना, मुगलों का आक्रमण हो रहे थे बार बार, जिसके कारण व्यवस्था नहीं बैठी। तो हमीरदेव चौहान ने क्या किया, भोज को हटा करके पुनः सेनापति लगा दिया, किसको, धर्म सिंह को नियुक्त कर दिया। अब धर्म सिंह के पहले एलर्जी थी, भाई पहले हटाया, है ना, फिर लगाया। भोज वैसे नाराज़ हो गया कि भाई मेरे को जो है सेनापति पद से हटा दिया, तो भोज नाराज़ हो गया। तो भोज भाग करके कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया, और अलाउद्दीन से कहने लग गया भाई इस तरह मेरे हाथ ऐसे किया है, तो है ना। तो यहाँ भी दुश्मन हो गए किसके, हमीरदेव चौहान के। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद युद्ध होता है ना, एक बार आक्रमण होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, वही सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सेना भेजता है। और सेना जैसे ही भेजता है तो उलूग खां और नुसरत खां क्या करते हैं, रणथंबोर दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं, घेराबंदी कर देते हैं इसकी, है ना, चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। उलूग खां और नुसरत खां क्या करते हैं, रणथंबोर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर हमीरदेव चौहान है तो पूरे दुर्ग को क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वाला दुर्ग है, इसको चारों तरफ से घेर लिया उलूग खां और नुसरत खां की सेना ने। अब देखिए यहाँ पे उलूग खां और नुसरत खां ने चारों तरफ से घेर लिया। नुसरत खां जो है बार बार आगे बढ़ कर के इसकी व्यू रचना देख रहा था दुर्ग की, कि कहाँ से घुसा जाए, है ना, कहाँ से एंट्री की जाए दुर्ग के अंदर। तो बार बार देख रहा था। तो यहाँ पे अंदर से जाने क्या गोला आया कि तीर आया, जो लग गया किसके, नुसरत खां के, और यहाँ पे नुसरत खां क्या हो गया, मारा गया। इसकी सूचना जो है उलूग खां ने किसको भेजी, अलाउद्दीन खिलजी को, कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है नुसरत खां मारा गया है, तो आप बड़ी सेना भेजिए। कहा जाता है कि अलाउद्दीन यहाँ पे बड़ी सेना लेकर के खुद ही यहाँ से चल देता है युद्ध के लिए, कि भाई मुझको ही आना पड़ेगा, काफ़ी कंडीशन स्थिति होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे बड़ी सेना लेकर के क्या हो जाता है, पहुँच जाता है, बड़ी सेना लेकर के यहाँ पे पहुँच जाता है। कहाँ पे, रणथंबोर, और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इनके साथ जो है देखिए एक व्यक्ति आए थे इनके साथ, अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो एक व्यक्ति आए थे जिनको तोता-ए-हिंद कहा जाता है, तोता-ए-हिंद कहा जाता है इनको। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है ना। तो ये भी साथ आए थे इनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अमीर जो है खड़ी बोली का कवि है, यानी कि पहेलियाँ भी लिखता है, मुकरियाँ भी लिखता है। गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डारे केस, चल घर खुसरो छाँव भई चहुओर, यानी गोरी सूती है, बालों को अपने चेहरे पर डाल करके, अब अंधेरा हो चुका है, खुसरो घर चल। तो ऐसी ऐसी पहेलियाँ लिखाता था, एक तो कविताएँ लिखा करता था ये।
तो इस तरह से जो है काफ़ी मुकरियाँ पहेलियाँ इसके द्वारा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ लिखा है अमीर खुसरो ने। अपनी छवि बनाई के मैं पी के पास गई, जब देखा पीहू तो अपनी छवि भूल गई। यानी मैं अपनी छवि बनाई के बन ठन के किसके पास गई, पिया के पास गई। जब पिया को देखा तो क्या हो गई, अपनी छवि भूल गई। तो इस तरह की पहेलियाँ मुकरियाँ जो है इसके द्वारा अमीर खुसरो द्वारा लिखी जाती थी, गई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमीर अलाउद्दीन के साथ आए थे अमीर खुसरो, है ना। तो इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, किसकी, रणथंभौर दुर्ग की। लगभग 1 साल हो गए, 1 से 1.5 साल घेराबंदी, खाने पीने की समस्या आने लगी किले के अंदर। तो खाने पीने की जब समस्याएं आने लगेगी तो अंदर देखिए सेना भी थी, है ना। जब खाने पीने की समस्याएं आने लगेगी तो अंदर सेना भी थी, राजा भी थी, रानियाँ भी थी, है ना, बच्चे भी थे। तो काफ़ी सारी परेशानी होने लगी अंदर दुर्ग में, अंदर, है ना, रणथंभौर के दुर्ग में। तो अब इतने समय तक दिल्ली पर भी आक्रमण होने लगे, यानी दिल्ली पर भी बाहरी आक्रमण होने शुरू होने लगे। इसकी सूचना मिली अलाउद्दीन को। उसने सोचा कि यार जल्दी से इसको ख़त्म करके और यहाँ से चला जाए। अलाउद्दीन ने संदेश भेजा हमीर के पास, हमें संधि करना चाहते हैं, यानी हम संधि करना चाहते हैं। तो हमीर ने अपना एक सेनापति भेजा, रतिपाल। कौन भेजा, रतिपाल। यानी एक सेनापति था रणमल और दूसरा था रतिपाल। तो हमीरदेव चौहान ने क्या किया, रतिपाल से कहा कि तू अगर हमारा साथ देगा, यानी यहाँ पे क्या किया, चाल चली इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चली, हमीरदेव चौहान के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ क्या करी, चाल चली। रतिपाल को क्या किया, इस तरह प्रलोभन दिया कि भाई तू अगर हमारा साथ देगा तो हम तेरे को यहाँ के राजा बना देंगे, है ना, यहाँ का राजा बना देंगे और तेरे को जो है एक किला सौंप देंगे। तो रतिपाल क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल गया। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया और यहाँ से क्या कर दिया, एक मोर्चा कमज़ोर कर दिया। तो यहाँ से क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना ने प्रवेश कर लिया किले के अंदर। और जैसे ही प्रवेश किया तो हमीरदेव चौहान की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य युद्ध हुआ भयंकर। और हमीरदेव चौहान यहाँ पे केसरिया वस्त्र धारण करके क्या हो गए, केसरिया हो गए। और हमीरदेव चौहान की पत्नी पद्मला, है ना, पत्नी कौन थी, और हमीरदेव चौहान की पत्नी जिनका नाम था रंग देवी और बेटी जो थी उनकी पद्मला, यानी पुत्री पद्मला, दोनों ने क्या किया, जल में डूब करके जल जोहर कर लिया। जल में डूब कर क्या कर लिया, जल जोहर कर लिया। तो जब राजा केसरिया कर लेता है, केसर वस्त्र धारण करके जो है आत्मदाह कर लेता है, यानी युद्ध करता हुआ मारा जाता है, और उनकी पत्नी यानी रानियाँ जो है जोहर कर लेती है, तो उसको कहा जाता है दोनों घटनाओं को साका। राजस्थान में ये पहला साका था, कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था, 1301 ईस्वी में, है ना। किसने किया था, रंग देवी और पद्मला, उसकी पुत्री पद्मला ने जल में डूब करके क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। तो ये था हमीरदेव चौहान का। तो यहाँ पे इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है हमीरदेव चौहान का। तो इस तरह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद देखिए कुछ बातें और बारे में कुछ कथन कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि सिंह सवन यानी सिंह जो होता है एक बारी जन्म देता है ना, कदली फलत एक बार यानी केले का जो पेड़ होता है वो एक बार ही फल देता है। तिरिया तेल यानी कि लड़की की शादी होती है तो उसके तेल जो होता है एक बार ही चढ़ता है। उसी प्रकार हमीर का हट था, ये हमीर हट जो है एक बार ही चढ़ा था, जिसके लिए पूरा परिवार जो है समर्पित कर दिया उसने। यानी अगर मोहम्मद शाह को सौंप देता अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन हमीर हट जो था कि भाई हम शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, हम मोहम्मद शाह को नहीं सौंपेंगे। तो ये हट जो था जिसके कारण पूरा परिवार उसका जो है समाप्त हो गया हमीरदेव चौहान का। तो ये हट है, ये चौहानों का हट जो माना जाता है काफ़ी दृढ़ माना जाता है ना। इसके अलावा कुछ उपलब्धियां भी रही हैं इनकी, देखते हैं। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे कहा गया न्याय की छतरी। किसे क्या कहा गया, न्याय की छतरी कहा गया। इसके अलावा पद्मला तालाब भी इन्होंने बनवाया था, जो पुत्री के नाम पर था, है ना। पुत्री का नाम पद्मला था ना, उन्हीं के नाम पे, पुत्री के नाम पे एक तालाब बनवाया जिसका नाम था पद्मला तालाब। दरबार में एक बीजादित्य कवि थे, है ना, जो कविता वगैरह करते थे दरबार में। और जैसे ही हमीरदेव चौहान का जीवन समाप्त हुआ तो वहाँ पे रणथंभौर चौहानों की शाखा भी क्या हो गई, एक तरह से समाप्त हो गई। तो ये थे हमीरदेव चौहान, जिन्होंने काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है राजस्थान में इनका, विशेष रूप से अपने हट के लिए जाने जाते हैं। और ये हिस्ट्री का एक टॉपिक था जिसको आज हमने डिस्कस किया है, इंटरेस्टेड टॉपिक। तो इसी तरह हम आपके सामने टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अद्वैत क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, कीप वॉचिंग, टिल देन, बाय।